नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एगडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपनी बात करेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट का सामान्य परिचय और ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। इससे पहले अपने बात कर चुके हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां, उनकी नस्लें और उनसे संबंधित सामान्य परिचय तथा पशु गणना। उन सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज अपने बात करते हैं ऊंट और ऊंट का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं ऊंट का सामान्य परिचय। देखो राजा, अपने सबसे पहले जो पुरानी वीडियो थी उसमें इनके बारे में बात कर चुके थे। आज अपने बात कर रहे राजा ऊंट के बारे में कि भाई ऊंट क्या है, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, क्या क्या कंडीशंस ऊंट में देखने को मिलती है। देखो राजा, सबसे पहले अगर अपने बात करें ऊंट के, तो अपने बात करते हैं ऊंट के जूलॉजिकल नेम की। किसकी बात करें बोलो? जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम की अपने बात करेंगे। किसके बारे में? ऊंट के बारे में। बोलो, देखो ऊंट के जंतु वैज्ञानिक नाम में देखो राजा, एक तो अपने नाम लिखते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और एक नाम लिखते राजा अपने कैमेलस बैक्ट्रियंस, कैमेलस बैक्ट्रियंस। ये दो जूलॉजिकल नाम है। अब थे के दो जीबी दो नाम किया गया, दो नाम उसकी विशेषता के आधार पर। देखो राजा, अपने अगर बात करें ऊंटों के अंदर, तो जो कैमेलस ड्रोमेडेरियंस होते हैं, ये होते हैं एक कुब्बड़ वाले। कैसे बोलो? एक कुब्बड़ वाले ऊंट होते हैं। और क्रोमोसोम 2n बराबर होते हैं 74। जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने? अरे बोलो, हाँ वेरी गुड भैया, क्या बात है। कुब्बड़ तो एक होगा, गुणसूत्र कितने होंगे? 74 गुणसूत्र होंगे। दूसरा तरह कैमेलस बैक्ट्रियंस। कैमेलस बैक्ट्रियंस कौन सा होता है? दो कुब्बड़ वाला। कैसा बोलो? दो कुब्बड़ हैं और गुणसूत्र कितने होते हैं? 70 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 70 क्रोमोसोम। अब अगर अपने बात करें कैमेलस ड्रोमेडेरियंस, ये अपने मोस्टली एक कुब्बड़ वाले अपने भारत में देखने को मिलते हैं। भारत है, और कैमेलस ड्रोमेडेरियंस भी अपने भारत में, जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, इस लद्दाख वाले एरिया में मिलेंगे। ये अपने भारत, पाकिस्तान, भूटान, इस क्षेत्रों में अपने एक कुब्बड़ वाले। तो मोस्टली अपने जो सिलेबस में पढ़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियंस पढ़ते हैं, एक कुब्बड़ वाले ऊंट पढ़ते हैं। अरे बोलो भाई, हाँ आगे बात समझ में? ठीक है भाई। गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 74। तो पेपर में अपने क्रोमोसोम, देखो पेपर में थे कि जो गुणसूत्र दोनों का पूछेगा, अगर गुणसूत्र अगर पूछेगा सीधा, और नॉर्मल पूछ ले, भारत में मुख्यतः पाए जाने वाले ऊंटों में गुणसूत्र या मुख्यतः ऊंटों में पाए जाने वाले जैसे क्रोमोसोम पूछ ले मुख्यतः, तब अपने कितने लिखते हैं? 74 ही लिखेंगे। समझ के बात क्या? अच्छा, इसके बाद अगर अपने बात करें फैमिली की, फैमिली कौन सी है इसकी? कैमेलिडी फैमिली है। कैसी है? कैमेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन है? ऊंट कैमेलिडी फैमिली से बिलोंग करेगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 74। और जो कैमेलस अपने ड्रोमेडेरियस की बात करते हैं और कैमेलस बैक्टीरियन की, तो बैक्ट्रियंस, इसमें 70। दो कुब्बड़ वाले ऊंट। अच्छा, इसके साथ देखो एक कुब्बड़ वाले, दो कुब्बड़ वाले ऊंट, फैमिली कौन सी होगी? कैमेलिडी फैमिली होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और देखो, नोट की बात की जाए, वो मेन बात बता दूं, भारत में ऊंटों को लाने का श्रेय, ऊंटों को लाने का क्रेडिट किसको जाता है? ऊंटों को लाने का जो श्रेय है, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको देते हैं? क्रेडिट किसको मिलता है? यह प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में ऊंट लाया, तो लाया कौन लाया था? तो कौन लाया भारत में ऊंटों को लाने का श्रेय? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भारत में ऊंटों को लाने का क्रेडिट देते हैं कि भारत में सबसे पहले ऊंट लाया कौन है? तो लाया कौन बोलो? मोहम्मद बिन कासिम है, वो ऊंट लेके आए। इसके अलावा देखो, ऊंट को रेगिस्तान का
रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, जहाज कहते हैं। अब आता है अपनी मतलब चौथी पांचवी क्लास में जिक्के में पढ़ ली, ऊंट का रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, पर थे को जी यही बात बतानी पड़ती है। इसका कारण क्या रजा, अपने पेपर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बड़ा नॉर्मल सिंपल पर्सन पूछ लेनी ज्यादा अपने ब्याज दी हो कि यार उत्तर उसी को नहीं। जब भी पेपर में सिंपल पर्सन आ जाता है ना, तो अपने एक बार क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी माइक्रो सेकंड दिमाग एक बार पजल होता है कि इतो सौ को प्रश्न किया गाल दियो। तो ध्यान रखना है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखो इसके अलावा ऊंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो और देखते हैं अपने। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम को तो ऊंटों को लाने का श्रेय कहते हैं। इसके अलावा ऊंट को राजकीय पशु की घोषणा, राजकीय पशु की घोषणा कब की गई? 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु बनाया गया। और राजकीय पशु की जो घोषणा की गई थी, कभी क्रेडिट भी इस तारीख को भैया ऊंट आज से राजकीय पशु है, और इस राजकीय पशु निर्धारित करने की जो घोषणा की गई, ये घोषणा कब की गई राजा? ये घोषणा की गई 30 जून 2014 को। ये तो बात आती है सामान्य जो अपने सारे ही पढ़ते हैं। 30 जून 2014 को तो घोषणा कर दी। प्रश्न ये आया कि ऊंट को राजकीय पशु का जो आदेश जारी किया गया था ना, घोषणा के बाद आदेश जारी किया गया, वो आदेश कब जारी किया गया था? कब किया था बोलो? हाँ करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख लूं कितनी तारीख को ऊंट को आदेश जारी कर दिया गया था कि भी राजकीय पशु है। ये तो घोषणा कर दी कि भी 30 जून 2014 ऊंट राजकीय पशु है। वो देखो ये तो थी राजा घोषणा। आदेश जारी कब किया गया? राजकीय पशु का आदेश जारी किया गया राजा 19 सितंबर 2014 को। 19 सितंबर 2014 को क्या जारी कर दिया? आदेश जारी कर दिया। ये आदेश जारी कर दिया कि भाई जी अब ऊंट नहीं, ऊंट तारो पक्को बन गयो है राजकीय पशु। मांस की तस्करी पे, बेचे जाने पे, तस्करी तरीके से ऊंट पर पूर्णतः बैन लगा दी गई थी, है ना। किस लिए? ताकि जो पशु संपदा थी इसको बचाया जा सके। अगर अपने बात करें 20वीं पशु गणना की, 34% के आसपास पशु संख्या में गिरावट आई है ऊंटों के अंदर। राजस्थान की अगर बात की जाए, भारत में 37 के आसपास हुई थी, है ना। तो ऊंटों की संख्या में कमी आने का कारण क्या था? कमी आने का कारण मुख्य यही था, ऊंट मारे गए, मांस को बेचा गया, लेदर को बेचा गया, चमड़ी को बेच दिया गया, अतिरिक्त फायदा लेने के लिए, है ना, अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऊंट मार दिए भाई। इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। अगर सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल होती तो क्यों कदम उठाना पड़ता? इसलिए सरकार एक्शन लेती है किसी चीज के लिए। तो 30 जून 2014 को यह घोषणा की गई और 19 सितंबर 2014 को यह आदेश जारी कर दिया गया कि ऊंट भैया आज से बिल्कुल पक्का राजकीय पशु है। तो अपने बात कर रहे हैं राजा ऊंट के बारे में। ऊंट का जो जूलॉजिकल नेम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरिस और कैमेलस बैक्ट्रियंस है। एक कुबड़ वाला कैमेलस ड्रोमेडेरियंस है, 2 कुबड़ वाला कैमेलस बैक्ट्रियन है, 217 और इसमें कितने होते हैं? 74। फैमिली कैमेलिडी है। भारत में ऊंटों को लाना का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। 30 जून 2014 को ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा मिला, यानी घोषणा की गई। आदेश 19 सितंबर 2014 को जारी कर दिए गए। ठीक है ना। ये बात है ऊंट से संबंधित। मेन बात है, चावड़ा तावड़ा लिख दो जल्दी से, मतलब समय ना लगो भाई। लिख दिया नहीं बस, हाँ ये तवड़ा से लिख रखो। अब मिटो दूं मैं, जल्दी मिटो दूं के, हाँ इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये बातें होगी। आगे देखो, ये तो हो गया 30 जून। इसके बाद और बात करते हैं अपने। ठीक है, अपने बात कर रहे हैं ना ऊंट के बारे में भाई। मोहम्मद बिन कासिम तो ऊंट को ले आए। अब आगे और क्या क्या प्रक्रिया अपने ऊंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो राजा, अपने ये चीज होगी, अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपने। ऊंट लाने का श्रेय हो गया। अच्छा, इसके साथ देखो अपने एक तो बात कर दी ना, जो आदेश जारी किया गया था। आदेश कब जारी किया गया था? 19 सितंबर 2014 को आदेश जारी कर दिया गया कि ऊंट के याद से राजकीय पशु है। इसी के साथ अगर एक बात और लिखूं मैं, राष्ट्रीय उष्ट्र
पशु वंशीय अधिनियम, अधिनियम, राष्ट्रीय उष्ट्रवंशीय पशु अधिनियम कब बना? अब देखो सारी प्रक्रिया चल रही है साथ साथ ही कि भाई ऊंट को राजकीय पशु दर्जा मिल गया, आदेश जारी हो, घोषणा, अब अधिनियम एक एक्ट और बना दिया गया, भैया पक्का में काम कर जाएगा, बिल्कुल मोर मार दी। ये उष्ट्रीय पशु वंशीय अधिनियम कब बना? ये भी तभी बना जब घोषणा की गई 2014 के अंदर राष्ट्रीय उष्ट्रवंशीय पशु अधिनियम बनाया गया। और इस राष्ट्रीय उष्ट्र पशुवंशीय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन इसका ऑब्जेक्ट क्या था? उद्देश्य, उद्देश्य था ऊंट के मांस और तस्करी पर रोक, मांस व तस्करी, तस्करी पर रोक, ऊंट के मांस और तस्करी पर रोक लगाई जाए, ये मुख्य उद्देश्य था किसका? राष्ट्रीय उष्ट्र, उष्ट्र का मतलब ऊंट, पशु अधिनियम 2014, और आदेश जारी किया गया राज्य पशु के रूप में। ये आगे बात समझ, अरे बोलो भाई, हाँ वेरी गुड भाई, शाना टाबर, इतना शाना टाबर, ऑनलाइन वाला टाबर मैं को नहीं होगा तो तकड़ा ही है, ठीक है राजा। इसके अलावा देखें अपने ऊंट विकास बोर्ड, ऊंट विकास बोर्ड, ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में ऊंट विकास बोर्ड। ऊंट विकास बोर्ड केमल डेवलपमेंट बोर्ड है, कहां पर है? जोधपुर में। अनार जब अपने पढ़ते हैं तो एक वैरायटी भी आती है जोधपुर रेड, अनार की वैरायटी है जोधपुर रेड। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय, देखो ऊंट विकास बोर्ड तो कहां पर था? जोधपुर के अंदर। बस पशु अधिनियम बनाया गया 2014 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मांस और ऊंट की तस्करी पर रोक। और रोक लगाने का मुख्य पर्पज यही था क्योंकि ऊंटों का अंधाधुंध दोहन होने लग गया, भारत से विदेशों के अंदर भी तस्करी होने लगी, ऊंट बाहर भेजे जाने लगे जिसके मांस लेदर को यानी बिना ही मौत मारता बापड़ा इसका, इसलिए। और एक देखो 20वीं पशु गणना जब देखते हैं तो उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं, इतनी संख्या 3 लाख से 2 लाख ऊंट रह गया, मतलब मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूं आपको, इतने ऊंट माइनस में चली गई। जो वृद्धि अपने पढ़ते हैं ना कि भाई गाय में वृद्धि हुई, वो वृद्धि हुई नहीं, माइनस में हुई और वृद्धि घटे थे, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गया ऊंट विकास बोर्ड। अब आता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये नेशनल केमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? ये कहां पर है? ये है बीकानेर में, जोहड़बीड़, जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर में है भैया राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, नेशनल केमल रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। जो नेशनल केमल रिसर्च सेंटर, जैसे अपने एनआरसी कह देते हैं ना, नेशनल केमल रिसर्च सेंटर, जो एनआरसी है वो एनआरसी कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है बोलो? जोहड़बीड़ बीकानेर में, ठीक है राजा। इसके साथ और देखो ऊंट से संबंधित और 2-3 बातें अपने बात करते हैं। अपने देखा होगा ऊंट टांगा जी मोरी गलेड़ी में, तो ऊंट के नाक में डाला गया लकड़ी का एक छोटा सा डंडा, ऊंट के नाक में लकड़ी का डंडा, डंडा का मतलब यहाँ गोनी का मोटो बालो लिया नाक में फंसा दियो, इया गोनी छोटी सी डंडी बनी है, मोरी गालन का तरीडिक सी छोटी सी लकड़ी की थे देखड़ी होली, तो नॉर्मल जिका मतलब अपने गाँव का टाबरिया ऑनलाइन देखने लाग रहे, तो अपने ऐसी कंडीशन में सी ऐसे वाली सीख सी हुए बिंग अठे 2 निशान सा बनेड़ा हुए, मोरी गाल गए ऊंट ने इन्ने खींच ले, उसका नाम क्या है? लंबी जो लकड़ी का डंडा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गीरबाण। क्या कहते हैं? गीरबाण कहते हैं। कई वह नहीं बांगाठो या चाल है, मेरी गड़बीणी क्या मी चाली है, वह गीरबाण है। नाक, नाक मतलब वो का जो इज्जत है, का इज्जत को सवाल है, नाक को सवाल है। अब नाक के ऊपर इज्जत को रखड़ी किटा, पर
कहने में आ जाता है। पहले वाले अपने देखा होगा ना, कभी बात करते थे, कभी तेरी के बात की जबान माना, जब वो कंतोल है चक मेरा मूंछ को बाल चक, अरा मेरी जबान है। मूंछ के बाल की कीमत थी, मूंछ की कीमत थी, है ना। वो कहते हैं मैनू कहती मित्रा तू मुछ रखिया, मैं क्या जत दी है बिलो ता, ठीक है। वही बात थी कि मूंछ के जो बाल थे उनकी कीमत देखो, एक बाल दिया और कह दिया चक्को भाई ये मेरी जबान है, और जबान मतलब अजबान होती। आजकल मूंछ सारी दे सारा ही बाल काट दे तो नट जी सामने सच्ची बोल के नट जी। आजकल जो कोई 10 आदमी हम कह देनी हाँ यहाँ कर दो, अगले दिन कह दे मैं तो कोई को नहीं, हाँ बात है जबान की। आजकल तो बात रही को नहीं, पर जगह खरे नहीं बेखारा जरूर है, पर जबान का धनी है। कभी कभी कुछ ये गाँव में अपने देखते हैं कि वो बंदो भैया जबान को धनी, कभी को गुहा दे मेरे पीछे ले जा, ऐसे होता ना। जबान की कीमत है आज भी है, लेकिन समझे तो बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, कोई बोलनो जाने नहीं जब तो बहुत अनमोल है, नया बोलने जाने तो की कह दो कोई फर्क नहीं पड़े। वो कहता ना भर सकता है घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। बोली को बोले भैया, बोली को मारे भरे ही को नहीं, और अंदर तक घाव चलता है। भर सकता है घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। अगर तलवार वाला घाव लागो कई दिन ठीक हो जी, जब बोली को कोई मेड़ो मार दे नहीं तो वह पिंच कर जाए, बात जानते ही रहे आदमी, समझ के बात क्या। तो अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, है ना। तो जो नाक में जो लंबी लकड़ी का डंडा है उसे गीरबाण कहते हैं। अच्छा, ऊंटों में श्रृंगार, श्रृंगार। अच्छा देखो हिंदी की शुद्धि के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो श्रृंगार शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, ऊंटों में जो श्रृंगार करते हैं, जगह सोना सोना ऊंटन सजाएड़ा है नहीं, जैसे अपने देखते हैं जब ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर ऊंट कलाकारी किए हुए ऊंट आते हैं, है ना। तो सुंदर ऊंट की बात करें वो भी मैं बताऊंगा, पहले नाम सुन लो। श्रृंगार को क्या कहते हैं? इसको तो गीरबाण कहते हैं, श्रृंगार को गोरबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरबंद। ऊंटों में होने वाला श्रृंगार गोरबंद कहलाता है। नाक में डाला गया लकड़ी का डंडा गीरबाण कहलाता है। आदेश जारी किया गया था कब? सितंबर 2014 में। अधिनियम भी बना कब? 2014 के अंदर। विकास बोर्ड जोधपुर में है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट लाने का क्रेडिट या श्रेय मिलता है। आगे बात समझ में, ये बात आ गई ऊंट के श्रृंगार से संबंधित। मुझे ये ऊंट का श्रृंगार है, सुना हुआ है। अब अच्छा मैं बात बता दूं, अगर अपने कह देना सबसे सुंदर, सबसे सुंदर ऊंट है, सबसे सुंदर, पूरा वर्ड में सुना, सबसे सुंदर ऊंट तो कौन से हैं? बीकानेरी। कौन से हैं? बीकानेरी ऊंट। सब सारा सुनो काती गोरजस ब्यूटीफुल, जिक्का नाम है बे, सारा ही नाम है ही खतर। ओ हो मैं को ओ तो शर्मानते ही कौन संकतो लो। हाँ, सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल की बात करें तो कौन सी? अरे बोलो रे, हाँ कौन सी विषय? बीकानेरी ऊंट सबसे सुंदर। और विश्व प्रसिद्ध बात करें, विश्व प्रसिद्ध ऊंट, विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऊंट की बात करें तब एक तो जैसलमेर के, जैसलमेर का नाचना, जैसलमेर का नाचना, और जोधपुर का गोमठ है, जोधपुर का गोमठ। यहां के ऊंट विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है जैसलमेर के नाचना गांव के ऊंट है। जैसे अपने बात करते हैं ना, इंडिविजुअली किसी एक स्थान की विशेषता होती है। अब अपने कह देते हैं बीकानेरी रसगुल्ले फेमस, भुजिए फेमस, जैसलमेर का नाचना फेमस। वैसे अपने कहते हैं मेथी, मेथी में अपने कह देते हैं नागौरी मेथी या कसूरी मेथी। फेमस किसकी? नागौर की। नागौर में कहां की? ताऊसर की। कहां की? ताऊसर की मेहंदी, सॉरी मेथी फेमस है। अच्छा, मेहंदी नाम आ गए तो मेहंदी लियो चक्को थे। अपने कहते हैं मेहंदी पाली की मशहूर, मेहंदी पाली की मशहूर। पाली में भी कहां की? सोजत की। कहां की? सोजत पाली की मेहंदी सबसे मशहूर है। ताऊसर गांव की मेथी सबसे मशहूर है। नाचना गांव का ऊंट फेमस है। सुंदर ऊंट बीकानेर का। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड भाई जी। यहाँ गोडो मेर दिया कति हलड़ी को दिया पेपर ने पर्सन, समझ गए बात क्या? हाँ, ऊंटों में श्रृंगार को कहते हैं गोर बंद, और जो नाक में डंडा डालते हैं उसको कहते हैं गीरबाण।
सबसे सुंदर नस्ल कौन सी होती है? बीकानेरी जो ऊंट की नस्ल है वो सबसे सुंदर है। विश्व प्रसिद्ध अगर ऊंट बात कर दे, कोई कह दे जो भाई सुंदर तो आगे बात, फेमस फेमस की बात करें अपने तो नाचना के और जोधपुर में गोमट जो स्थान है वहां के ऊंट के, अरे बोलो रे फेमस ऊंट। आगे बात समझ में आ, बात और समझ लो, इंगो स्क्रीन शॉट ले लो, मेरे साथ लो फोटो, हाँ ठीक है, लिख ली बात क्या इतनी, ठीक है। आगे देखो राजा, ऊंट से संबंधित ये बात आ गई। अब अपने बात करते हैं ऊंट से संबंधित कुछ और, आहार कितना का लेता है, बैठने के लिए स्थान कितना चाहिए ऊंट में। ऊंट मोटो प्राणी है, जद अपन सांगो पांगड़ेंगे की आवश्यकता पड़ेगी ऊंट में। देखो राजा, अपने बात कर रहे थे ऊंट की, ठीक है। अब अपने ऊंट के अंदर एक और चीज देखते हैं। अच्छा, ऊंट के अंदर देखो, ऊंट को आहार में वजन का 1.5 से 2% शुष्क चारा देना चाहिए। ठीक है क्या? वजन का, अब वो कितने किलो है, वो 500-700 किलो है, वो 400-600 किलो है, वो 35-40 किलो है, टोडी है 35। वजन का 1.5 से 2% शुष्क चारा देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ और देखो राजा, कार्य करने वाले कोमा दूध देने वाले, कार्य करने वाले जगह काम करे, कार्य करने वाले और दूध देने वाले ऊंटों को 25% अतिरिक्त कार्य करने वाले ऊंटों को लिख दो, यहां साथ ही लिख दो, ऊंटों को 25% अतिरिक्त पोषक तत्वों युक्त भोजन, पोषक तत्व युक्त चारा। जक्का ऊंट काम करे फुल बोझो ढोवा मैं दिन रात बन और दूध दे रहे जो, उनको अतिरिक्त चारा में पोषक तत्व युक्त एक्स्ट्रा की फूड देना चाहिए। जी अपने गांव में खेत में अपना मायत काम करके आवे घरे, तो मायत काम करके जो माता के करे का तो बन गुड़ गो सीरो लिया रांध के दे, का बन चूरमो चूर के दे, का बन गुल्लुगुला बना के दे, है नी? तो क्या खतरा, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त ऊर्जा। वही जिम में है, जो जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा डाइट चाहिए शरीर में। की तो यहाँ वह इतो बरता ऊंट ना, इतो बरता बाद ऊंट उखड़े को नहीं हो जाए, फूड तो दियो को नहीं बा पड़ा ना। ऐसे अपने नियम बना हुआ है, अपने देखने को बहुत सारी चीजें होती है। गाय जत्ता ही दूध देवे भी नहीं रखे, बाद में सांकड़ काट दे। भैंस ना कौन छोड़े, क्यों महंगी बिक है, गाय बापड़ो शुद्ध धन हुए जद। हेलो भाई बात है ना, अगर आप अपनी कीमत गिरा लेते हो ना तो लोग सस्ता समझने लग जाएंगे। वही बात है, लाख रुपया की भैंस ले आगे रवि सांकड़ काटने जोर आवे, गाय ने तो बापड़ी राम हो जाली जितना दिन दूध दी दीर बाद में तोड़ दी। यही बात है, व्यक्ति के जीवन गऊ की कीमत बहुत है, समझे तो न समझे तो फिर वह किंग की कीमत को न समझे तो लोग भगवान नहीं को माने, भगवान ही दुखी है। तो वो चीज है। तो चीज यही है कि भी व्यक्ति आपको आवश्यकता के अनुसार आपको वंदन करेगा। जिस दिन आवश्यकता खत्म उस दिन आपकी उत्पत्ति खत्म, आपकी व्यवस्था खत्म, आपके साथ संबंध खत्म। जरूरत ने सलाम है भैया, लोग चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे, छिपते सूरज के साथ तो सेल्फी नहीं ली जाती। वही आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को सलाम करेंगे, वैसे ही पशुओं के साथ है। जब तक पशु में जान है, जब तक पशु कार्य करने के लिए कैपेबल है, जब तक तो बिना हाँ बाद में अपने बहुत सारे पशु देखते हैं चला नहीं जा रहा, इतना वर्क करवा लिया, वो चीज है। इनको अतिरिक्त पशु आहार देना चाहिए। इसके अलावा कार्य करने के बाद अपने देखे जाए पशुओं को हरा चारा, हरा जो चारा है वो 25% प्रोवाइड करवाना है। कितने परसेंट है? 25% उपलब्ध कराना है। हरा चारे की जो उपलब्धता है वो कितनी होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए। इसके साथ और देखो राजा, हरे चारे के बाद अपने देखें नमक। नमक की मात्रा 75 से 150 ग्राम प्रतिदिन नमक देना चाहिए। अब चारा जो है पशु को जो चारा देंगे अपने ठाण में। मैं ठाण नाम लिखता हूं, ठाण को नांद कहते हैं। क्या कहते हैं? नांद भी कहते हैं।
ठाण में चारा देंगे, नांद में देंगे, तो नांद की ऊंचाई है वो 3 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 फीट ऊंचो ठाण होना चाहिए ऊंट को। ठीक है, ठाण इया को नहीं नीचे नीर दियो थे, हालांकि वो नीचे खा तो लेगा। अब भाई आपने देख लियो विवाह शादियों के अंदर ट्रे लगी होती है ना खाना खाने वाले टेबल, अब नीचे लगे थे इं जिमूगा के इं चगे रिया औखा होगा नहीं बिये ऊंट वे बापड़ो। सही ठाण बनानो है। ठाण की ऊंचाई कम कितनी राखनी अपन? 3 फीट ठाण की ऊंचाई राखनी है। नमक की तो देना 75 से 150 ग्राम। पानी 18 से 36 लीटर पानी प्रतिदिन ग्रहण कर सकता है ऊंट। 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है ऊंट सामान्य। और अधिकतम 135 लीटर पानी पीने का सामर्थ्य है। 135 लीटर पानी मतलब पानी वाली टंकी है नहीं मोटी पूरी पूरी पीने का सामर्थ्य होती है, उसकी योग्यता है। ठीक है, 135 लीटर पानी पी सकता है। पानी डेली देखा जाए तो 18 से 36 लीटर जो पानी है वो ऊंट पीता है भैया। 18 से 36 लीटर पानी देना है। चारे में 1.5 से 2% शुष्क चारा देना है। अतिरिक्त कार्य करने वाले को अतिरिक्त 25%, हरे चारा भी 25%, नमक 75 से 150 ग्राम, पानी 18 से 36 लीटर। अधिकतम पानी कितना पी सकता है? 135 लीटर पानी अधिकतम ऊंट पी सकता है। आगे बात समझ में? ये सामान्य बातें थी, चारे से संबंधित, नमक से संबंधित, पानी से संबंधित। अब आगे और बात देखते हैं ऊंट से संबंधित। देखो कर ली, चलो आगे देखो। चारा हो गया, पानी हो गया, इतना चारा देना चाहिए, इतना पानी देना चाहिए। और देखो राजा ऊंट में के क्वालिटी और है। पानी इतना पी सकता है। बैठने के लिए स्थान, अब अपने बात करते हैं ऊंट में स्थान। बैठने के लिए 75 से 100 वर्ग फुट स्थान। बैठने के लिए कितना स्थान की आवश्यकता होता है? 75 और 100 वर्ग फीट के आसपास बैठने का स्थान होना चाहिए ऊंट का। समझ गए बात क्या? 75 से 150 ग्राम नमक है प्रतिदिन देने। 75 से 100 वर्ग फुट के पास आसपास अपने पास ऊंट के बैठने के लिए स्थान होना चाहिए। इसके साथ देखो दूध। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन पाया जाता है। अब इंसुलिन क्या काम करता है भाई? इंसुलिन वो वर्क के है। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन पाया जाता है। और इंसुलिन का वर्क क्या है? इंसुलिन देखो मधुमेह के जो रोगी होते हैं, शुगर के जो पेशेंट है, जो शुगर के मरीज है, इन शुगर के मरीज के लिए बेस्ट होता है। समझ गए बात क्या? कौन है? इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन से संबंधित 2-3 बातें मैं बता देता हूं यहीं पे, जब नाम आ गया। इंसुलिन जो है शरीर में शर्करा का नियमन करता है। किसका? शर्करा का नियमन। शर्करा का मतलब क्या है? शुगर का। शुगर का नियमन मतलब नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन करता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया और मधुमेह को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये 2 नाम है, बायोलॉजी की बात है। देखो ऊंटनी के दूध में इंसुलिन पाया जाता है। और इंसुलिन मधुमेह के रोगियों के लिए, सबसे मुख्य प्रश्न ऐसे बनेगा, मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा दूध बढ़िया होता है? ऊंटनी का दूध बढ़िया है। अब ऊंटनी के दूध में पाया क्या जाता है? ऐसा इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक वैसे हार्मोन है और ये अग्नाशय है, जो ग्रंथियां होती है इनसे सिक्रीट होता है ना। और इंसुलिन का जो काम है वो रक्त में शर्करा का या शुगर का या ग्लूकोज का नियमन करता है। इंसुलिन की देखो
अब जैसे ये शरीर है, यहां से रक्त बह रहा है, यहां इंसुलिन है, ये अतिरिक्त शर्करा को खींच लेगा, बाकी शर्करा शरीर में जाएगी, ठीक है, नॉर्मल है। इंसुलिन की होगी कमी, इंसुलिन होगा कम, अब फुल शर्करा, फुल कोरी खांड, अब खांड को मतलब यहाँ को नहीं चीनी बगैगा भैया गलो खून काट चाह में घेर दे, चाह बना ली, चाह तो मीठी होगी, यहाँ को नहीं मीठी, मतलब शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी कमी होने से ग्लूकोज बढ़ जाएगी, ग्लूकोज हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, तो उस रोग को हाइपरग्लाइसीमिया, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज यहाँ के वे। अब आ जाता है कदी कदी इंसुलिन ज्यादा हो गयो, ज्यादा मतलब होते ही अटकर जान लाग रही शुगर, जितनी खिंचे जिकी खिंचे भी एक्स्ट्रा और खिंचे, हम तो मरेंगे मरेंगे सनम तुम्हें भी ले मरेंगे, बात कर दो, अतिरिक्त और खींच लेता है, अतिरिक्त खींच लेता है तो रक्त में ग्लूकोज की आ जाती है कमी, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। समझ के बात क्या? तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये इंसुलिन के कारण होता है। ये दो नॉर्मल बातें बताई थी, इसको थोड़ा सा लिख लो आप, लिख लिया, ठीक है। आगे देखो, तो अपने जो ऊंटनी है इसके दूध का प्रयोग किया जाता है। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा भी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? विटामिन सी भी पाया जाता है ऊंटनी के दूध में। अपने कह सकते हैं दूध में ले पूरा सुमो मिट्टी है, मैं करने वाला काम कर दिया कदी कदी डिजिटल बोर्ड। दूध है, दूध में क्या पाया जाता है? इंसुलिन, इसके साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन कैसा पाया जाता है? सी पाया जाता है ऊंटनी के दूध में। इसके अलावा और देखो राजा, बात अपने बात करते हैं ऊंट से संबंधित। ये तो हो गया बैठने के लिए स्थान हो गया, ये बात हो गया। ऊंटों के देवता राजस्थान में, या राजस्थान में कह दो, या ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। कौन है बोलो? पाबूजी हैं, पाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता हैं। ऊंट जब जो पालते हैं अपने, तो जब ऊंट को कोई बीमारी हो जाती है या ऊंट को कोई दिक्कत हो जाती है तो पाबूजी की ओट ली जाती है। ओट का मतलब पाबूजी की शरण में जाया जाता है कि हे महाराज हमारे पशु को ठीक करो। राजस्थान के लोक देवी देवता में पूजनीय देवतुल्य है पाबूजी महाराज, और जिनकी फड़ बांची जाती है ऊंटों के लिए, इनकी क्या बांची जाती है? फड़, बांचना, बांचना। बांचना का मतलब राजस्थानी शब्द है फड़ बांचना, फड़ को बोलना, फड़ बांची जाती है ऊंटों के लिए। पाबूजी की फड़, फड़ का प्रयोग किया जाता है। ऊंट का पालन करने वाली जाति, पालनकर्ता जाति है, वो कौन है? राइका। कौन है? राइका या रेबारी। राइका या जो रेबारी है ना, वो ऊंटों को पालने वाली जाति है। जाति, ऊंटों को पालने वाली जाति, ऊंटों को पालने वाली जो जाति है उस जाति को राइका या रेबारी कहते हैं। ऊंटों के जो देवता है उनको पाबूजी, ऊंटों का देवता पाबूजी राठौड़ है। इनकी फड़ बांधी जाती है। ऊंटों में जो रोग हो जाता है, अच्छा रोग हो गया तो एक नाम लिख देते हैं अपने। ऊंटों का प्रमुख रोग, प्रमुख रोग, ऊंटों के अंदर प्रमुख एक बीमारी लगती है, एक प्रमुख बीमारी लिखते हैं। रोग से अच्छा प्रमुख बीमारी करते हैं। बीमारी, प्रमुख बीमारी है सर्रा। कौन सी है? सर्रा, जिसे तीवर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीवर्षा कहते हैं, जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होता है। ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होता है। इसे सर्रा डिजीज कहते हैं। ऊंटों की सबसे प्रमुख, सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक बीमारी, त्रिवर्षा, 3 साल तक चलती है। ये प्रमुख बीमारी है सर्रा या त्रिवर्षा कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होती है। बैठने के लिए जो स्थान है इतना चाहिए, इंसुलिन की आवश्यकता होती है, विटामिन सी चाहिए, देवता जो है पाबूजी राठौड़ है, और राइका या रेबारी जाति होती है। सर्रा या त्रिवर्षा जो रोग है ऊंटनी या ऊंट का सबसे प्रमुख रोग है राजा, सबसे प्रमुख रोग है। आगे बात समझ में? ऊंट के मांस पे, उसकी खाल, लेदर सभी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ये बात भी ध्यान रख लेना। अपने राजकीय पशु का आदेश जारी किया, घोषणा की गई। समझ के बात क्या?
जल्दी से 4 बातें लिख दो। कर दिया, चलो ठीक है भाई। इतनी कितनी बातें मोटी मोटी आ गई। अपने देखो ऊंट से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी तक कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास बोर्ड, ऊंट से संबंधित ये बातें पढ़ी। उसके बाद में अपनों ने ऊंट से संबंधित उसकी फैमिली, ये सारी चीजें पढ़ी, कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले, 3 कुबड़ वाले ऊंट, ठीक है। इसके बाद में अपनों ने ऊंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बैठने के लिए स्थान है, पाबू जी, देवता है, इनके बारे में अपनों ने बात कर ली। कितना पानी पी सकता है, 1836 पानी पी सकता है ना। इसके अलावा 135 लीटर पानी पीने का सामर्थ्य। तो और बातें और देखते हैं ऊंट से संबंधित, अभी महत्वपूर्ण बातें और भी पढ़े। अपा ऊंट के बारे में की कौन छोड़ा, वो कहे जो नाक अड़ाई घीर बाणु ले गए, पूंछ वाला बाढ़ता ही सारा कर देगा। चलो देखो आगे देखो। अब अपने बात करते हैं ऊंट से संबंधित और चीजों की। भाई ऊंट के अंदर और अपने क्या क्या क्वालिटी पढ़ते हैं, देखो राजा। ऊंट के अंदर अपने बात करें, ऊंट के अंदर जो हीट पीरियड है, हीट पीरियड या मध्यकाल, हीट पीरियड या मध्य में आना, जो हीट है या मध्य में आना, इसको क्या कहते हैं? ऊंट के अंदर हीट पीरियड को, मध्य में आ रहा है या सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रही है, उसको क्या कहते हैं? रट या मस्ट कहते हैं। रट या मस्ट कहते हैं। ऊंट के अंदर मुख्य रट आता है, देखने को मिलता है। ऊंट के अंदर जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसको रट या मस्ट कहते हैं अपने। अच्छा, इसके बाद ऊंट की जो आवाज है, आवाज को क्या कहते हैं? गुरगुराना, गुरगुराना, ग्रूटिंग कहते हैं। ग्रूंटिंग कहते हैं। आवाज कर रहा है, गुरगुरा रहा है। ऊंट बैठे बैठे यहां चल रहा क्या नहीं जी, भयंकर कराया, आवाज को गुरगुराना कहते हैं। बधियाकृत ऊंट, बधियाकृत गिल्डिंग कहलाता है। गिल्डिंग कहते हैं। बधियाकृत को क्या कहते हैं? गिल्डिंग कहते हैं। जो बधियाकृत है ऊंट है, जिसको कैपन कर दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? गिल्डिंग कहते हैं। अच्छा, बधियाकरण के साथ ही अगर अपने बात करें, जो ऊंटनी है वो 2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष के अंतराल पर बच्चा पैदा करती है। बच्चा पैदा करती है। जो गर्भावधि काल है, गर्भावधि वो होती है 385 से, अपनी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो अपने यही पढ़ते हैं, 385 से 390 दिन पढ़ते हैं। लेकिन अधिकतम 410 दिन तक अपने को लिखा हुआ मिल जाएगा, 410 दिन तक। लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये है 385 से 390 दिन इसका पूरा गर्भावधि काल है। 2 वर्ष अंतराल में एक बच्चा पैदा करेगी। 2 वर्ष अंतराल होता है, पहले बच्चे से दूसरे बच्चे 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा पैदा करेगी। गर्भावधि काल कितना होता है? 385 से 390 दिन। अच्छा, अब बच्चा पैदा कर दिया तो जेर भी गिरेगी ना, जेर 12 घंटे में गिरती है। अब बच्चा पैदा करेगी तो जर भी पड़े ला रहा है, आप भेजा जर, जेर गिरना 12 घंटे में जर गिरती है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो, ये तो 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा पैदा करेगी। मध्य में आना रट या मस्ट कहते हैं। गुरगुराना उसकी आवाज है, यानी ग्रूंटिंग कहते हैं, जिसको गिल्डिंग इसकी है। गिल्डिंग किसको कहते हैं? गिल्डिंग जो इसके अंदर बधियाकृत जो नर है उसको अपने कह देते हैं गिल्डिंग। आगे देखो राजा, ऊंट के अंदर अगर अपने और बात की जाए, ऊंट के अंदर एक ऐसा होता है कि जो मादा जो ऊंटनी है वो नर के साथ क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के लगभग 36 घंटे बाद अंडाणुओं का संकलन होता है। जो डिंब है ना, डिंब का संकलन कम से कम 36 घंटे बाद करती है। क्रॉस जब अपने करवाते हैं, क्रॉस करवाने के बाद नर और मादा क्रॉस करें लगभग 36 घंटे बाद। समझ गए बात क्या? ठीक है। इसके अलावा अगर वजन की बात की जाए, वजन की बात की जाए तो नर जो है वो नर होते हैं 500 से 750 किलोग्राम के। कितने? 500 से 750। मादा कितनी होती है? 400 से 600 किलोग्राम। मादा कितनी होती है? 400 से 600। और टोल्डा कितना होता है? 35 से 35। इसको सही लिखते हैं, टोल्डा। छोटो टोडियो है नहीं,
टोल्डा, टोल्डा होता है राजा 35 से 40 किलोग्राम के लगभग, ये इसका वजन है। नर का वजन 500 750, मादा 400 600, और जो टोल्डा होता है वो 35 से 40 किलोग्राम का होता है। ये इसका क्या है, वजन है, किसका, ऊंट का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ऊंट में अपने ये बात कर ली। पहले देखो मध्य में आना, ये मेन प्रश्न है। मध्य में आना हीट को, हीट पीरियड में आएगा, जो हीट साइकिल में आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, रट या मस्ट कहते हैं। आवाज गुरगुराना है, बद्याकृत ग्रीडिंग है। नर 500 750, मादा 400 से 600, 35 से 40 किलोग्राम का टोल्डा है। 2 वर्ष के अंतराल पर मादा बच्चा पैदा करती है, बच्चन टोडियो का, और गर्भावधि 385 से 390 दिन। जो जहर गिरने का समय है वो 12 घंटे। डिंब संकलन, डिंब संकलन, डिंब संकलन 36 घंटे बाद। डिंब संकलन कब होगा, 36 घंटे बाद होगा। क्रॉस की शुक्राणु छोड़ दिए उसके 36 घंटे बाद, 12 12 12 24 12 36, कम कम 1.5 दिन बाद। समझ के बाद डिंब संकलन इतना हो जाएगा इसके अंदर 36 घंटे बाद। अच्छा अब अपने बात करते हैं ऊंट से संबंधित कुछ एक और चीजें। उससे पहले इन बातों को थोड़ा सा और देख लो। रस्ट है, गुगराना है, ग्रीडिंग है। 2 बातें जल्दी से तावड़ी से लिख दो, फिर आप बात करा ऊंट की 4 या 5 बातें रही है, फिर अपने ऊंट सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। अपने बात करेंगे ऊंट के अंदर स्वसंदर, नाड़ी दर उनकी लिख दो तावड़ी तावड़ी, चलो लिख दो नहीं तावड़ी तावड़ी, हाँ बस ये मोटी मोटी बातें होंगी। ये ऊंट से संबंधित इतनी बात हो। अब आगे और देखो राजा, अब अपने बात करते हैं ऊंट से संबंधित अन्य और अपने स्वसंदर, नाड़ी दर और ये सारी की सारी। अब मेन ऊंट के बारे में कहानी सारी पूरी हो गई है, ये सारी चीजें ऊंट से संबंधित आ गई। अब अपने बात करते हैं राजा, पहले तो अपने ऊंट में जो प्रजनन के योग्य कब हो जाता है ऊंट, यानी नर और मादा होती है, वो प्रजनन कब, यौवन अवस्था में या कैपेबल कब हो जाती है, नर कितने हो जाते हैं। जो मादा होती है, मादा 3 से 4 वर्ष में, नर देखो 3 4 5 6, नर 5 से 6 वर्ष में प्रजनन योग्य, प्रजनन के योग्य कैपेबल हो गए भैया। 3 से 4 और 5 से 6 वर्ष के अंदर ये कैपेबल हो जाते हैं। और वो अपने बात कर ली थी प्रजनन के अंदर, फिर भी मैं लिख देता हूं। मादा डिंब का संकलन, डिंब का संकलन 36 घंटे बाद, 36 घंटे बाद मिलन के, यानी जो क्रॉस होगा, क्रॉस के 36 घंटे बाद अंडाणुओं का संकलन करती है। कौन है, मादा। अच्छा इसके साथ अगर बात की जाए नाड़ी दर की, नाड़ी दर ऊंट में नाड़ी दर होती है 28 से 32 प्रति मिनट। नाड़ चबा कितनी बारी करे, 28 से 32 बारी मिनट में। नाड़ी दर तो इतनी होगी। इसके बाद अपने बात करें श्वसन दर, किसकी, श्वसन दर। श्वसन दर देखो सैफ और श्वसन 5 7 बार प्रति मिनट। सांस कितना ले, 5 7 बार सांस ले। अच्छा यौवन आरंभ, प्यूबर्टी पीरियड, यौवन आरंभ होता है राजा 36 से 42 माह के अंदर यौवन आरंभ हो जाए। 36 से 42 माह हो जाए तो यौवन आरंभ हो जाएगा। प्रजनन प्रथम प्रजनन 40 से 48 माह। कितना हो जाता है, 40 से जो 48 माह है प्रथम बार प्रजनन की आयु 48, 12 चौके 48, और देख लो 3 4 प्रजनन मादा ही तो करेगी, 40 48 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 से 48। ठीक है, ये आ गया, यौवन आरंभ हो गया। अच्छा इसके अलावा एक आता है मध्यकाल। मध्यकाल होता है राजा 3 से 5 दिन का। मध्यकाल कितना, 3 से 5। चक्कर चाले दुगुणों, मध्य चक्कर कितो चाले दुगुणों, चक्कर दुगुणों मतलब 3 से 5 10 दिन। इसको कितना कर दोगे, 10 दिन। मध्य चक्कर कितने का हो गया, 10 दिनों का मध्य चक्कर आ जाएगा इसके अंदर। आगे बात समझ में, तो ये मध्यकाल है और ये मध्य चक्कर है।
मध्यकाल 3 से 5 दिन का है, मध्य चक्र 10 दिन का हो जाएगा। इसके अलावा ये श्वसन दर, नाड़ी दर, डिंब संकलन, गर्भावधि काल एक बार और लिख दूं, गर्भावधि जो गर्भावधि है वो कितने दिनों की होगी अपने पढ़ते हैं 385 से 390 दिन, 385 से 390 दिन गर्भावधि के माने जाते हैं। किसकी बात करें अपने? ऊंट की बात करें राजा, किसकी बात करें? ऊंट की। अच्छा एक और चीज देख लो, ऊंट अपनी आरबीसी को 200 गुणा आकार में बड़ा कर सकता है, 200 गुणा आकार में बड़ा कर सकता है। जो आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिका है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो ऊंट के अंदर जो आरबीसी होती है वो अपनी आरबीसी को 200 गुणा आकार में बड़ा कर लेगा। अपने जब पढ़ते हैं ना केंद्रक युक्त आरबीसी, बिना केंद्रक वाली, ऊंट और लामा की कोशिकाओं में, है ना, ऐसे पढ़ते हैं आरबीसी बिना केंद्रक वाली रैसे, तो आरबीसी 200 गुणा। समझ गए बात क्या? तो 3-4 वर्ष के अंदर ये प्रजनन हो गया, 5 से 6 वर्ष के अंदर सुंदर ऊंट की अपने बात ही कर ली। सुंदर की पूछे तब बीकानेरी, प्रसिद्ध पूछे तो नाचना जैसलमेर का, गोमट जोधपुर का, है ना। ये हो गया चारा, हो गया ऊंट का, भोजन हो गया, आहार हो गया, ऊंट अधिनियम पढ़ लिए, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र पढ़ लिए, ऊंट की जनसंख्या पढ़ ली, सारी बातें पढ़ ली, है ना। ये बातें चीज आ जाती है। तो गर्भावधि के अंदर ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें आ गई। आगे बात समझ में देखो राजा, अपने बात कर ली थी ऊंट के बारे में, अपने पढ़ रहे थे ऊंट से संबंधित चीजें। देखो ऊंट से संबंधित पहले कैमेलस इंडिकस, कैमेलस ड्रोमेडेरिस पढ़ा, कैमेलिडी फैमिली का लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को, 74 क्रोमोसोम 70 क्रोमोसोम पढ़े। इसके बाद अपने ऊंट को जहाज 30 जून 2014, 19 सितंबर 2014 को इसको घोषणा कर दी, इसको आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा? ऊंट का विकास बोर्ड कौन सा है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कौन सा है, जोधपुर, जोड़बीड़, और जो वंशीय जो अधिनियम एक्ट था वो 2014 में तस्करी पर बैन था। इसके बाद अपनों ने क्या बात की? ऊंट के नाक में जो होती है वो गीरबाण है, गोरबंद के बारे में बात करी। इसके अलावा सबसे सुंदर बीकानेरी, जैसलमेरी, और जोधपुर में गोमट और नाचना की अपने बात कर ली राजा। उसके बाद अपनों ने क्या बात की? ऊंट के कार्य करने के लिए आहार की बात कर ली। 1.5 से 2% या 2.5% के आसपास शुष्क चारा, 25% इसको आहार देना चाहिए जो अतिरिक्त कार्य है, 25% हरा चारा देना चाहिए। ठाण 3 फीट ऊंचा होना चाहिए, 75 से 150 ग्राम नमक देना चाहिए। पानी 18 से 36 लीटर है, 135 लीटर अधिकतम पी सकता है। ये 36 लीटर पानी प्रतिदिन इसको पिलाना चाहिए। इसी के बाद अपनों ने बात कर ली थी बैठने के लिए स्थान बारे में कि भी बैठने के लिए कितना स्थान चाहिए, 75 से 100 वर्ग फुट है। इंसुलिन है मधुमेह के लिए, डायबिटीज, मधुमेह के लिए हेल्पफुल है। इसी के साथ है विटामिन सी, इसके दूध में पाया जाता है। पाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता है, फड़ बांची जाती है इनकी। राइका या जो रेबारी समाज है वो पालन करता है। प्रमुख रोग है जो बीमारी है वो तीबरसे, ट्रिवेनोसोमा इवेंसाई, जिसे सर्रा भी कहते हैं। इसके अलावा खाज भी होती है ऊंट के अंदर, ठीक है, वो आ जाती है। ये सारे, इसके अलावा ऊंट के हीट पीरियड जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है उसको रट या मस्ट कहते हैं। 12 घंटे में जेर पड़ती है। आवाज को गुरगुराना या ग्रूंटिंग कहते हैं। बदियाकृत गिल्डिंग है। 500, 750, 400, 600, 35, 40 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा पैदा। डिंब संकलन 36 घंटे बाद, संकरण के 36 घंटे बाद डिंब संकलन करेगी। इसके बाद अपनों ने बात कर ली थी मादा 3 से 4 वर्ष में, नर 5 से 6 वर्ष में। 36 घंटे में डिंब संकलन, 28 से 32, नाड़ अड़े 28, सवसन 6 7 5 7, यौवन 36 42, 40 48, मध्यकाल और चक्कर बराबर 5 को दुगुणों 10 चक्कर में 385 390। आरबीसी का 200 गुणा आकार में बड़ा कर सकता है। और इसके साथ अगर अपने बात करें, ये तो हो गया ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। इसी के साथ अगर अपने बात करें ऊंट के अंदर जो 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना, 19वीं पशुगणना 2012 और 20वीं पशुगणना, इसके अंदर अगर अपने सीधा अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक ऊंट है। और दूसरी बात अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक ऊंट, तो भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। लेकिन अगर अपने 19वीं और 20वीं पशुगणना के आधार पर बात की जाए तो ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है। समझ गए बात क्या? हाँ, ये स्क्रीन पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर अपने ऊंटों की संख्या का जिक्र किया गया, जिसके अंदर अपने बात करते हैं अगर राजस्थान के अंदर
और पूरे भारत के अंदर अगर ऊंटों की संख्या की बात की जाए तो ऊंटों की संख्या में कमी आई है राजा। क्या हुई है? कमी आई है। ऊंटों की संख्या अगर बात की जाए तो 3.26 लाख थी 19वीं पशुगणना में और 2.13 लाख थी 20वीं पशुगणना में, जो घटकर 34.69% रही। यानी ऊंट की संख्या में घटी है 3.26 से 2.13 लाख। सबसे ज्यादा अगर ऊंटों की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट है और भारत के अंदर अपने देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में 3 से घटकर 2 रह गई थी ना, तो -34 के आसपास अपने ऊंटों की संख्या में क्या आ गई थी? कमी। अच्छा, तो ये सारी चीजें थी ऊंटों से संबंधित। ऊंटों से संबंधित महत्वपूर्ण सारी की सारी जानकारियां आपके सामने आ चुकी है। ऊंट से संबंधित सारी चीजें पूरी होगी। अच्छा, इसके बाद अगर और देखा जाए तो नस्लों की बात कर लेते हैं। एक चीज और देख लो, नस्लें। ऊंट में नस्ल, ऊंट की नस्लें हैं टोटल है 9 नस्ल है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस NBAGR के हिसाब से ऊंट है 9 सारा ना ध्वनि 9। राजस्थान में ऊंट की अपने पास कितनी नस्लें हैं? 3, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। ये अपने पास ऊंटों की 3 नस्लें हैं। पूरी अगर देखा जाए पशुगणना के हिसाब से तो अपने पास 9 है। राजस्थान में अपने पास 3 नस्लें हैं। ऊंटों की ये नस्लें हैं, ये 9 और ये 3। आगे बात समझिए, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। ये बात अपने कर रहे थे ऊंटों के बारे में, ऊंट से संबंधित और ऊंट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, गुणसूत्रों के संज्ञा। ऊंट से संबंधित सारी बातें भाई जी आ चुकी है। इन सभी बातों को आप बढ़िया पढ़ें, बढ़िया नोट्स बनाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।